नमस्कार। सबसे पहले तो मैं संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर डी.बी. राठवा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ये बहुत ही कठिन कार्य सौंपा गया, क्योंकि पढ़ना जितना सरल है उतना ही कठिन सुनना है। सामने बैठे हैं तो सुनो या ना सुनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ बैठकर तो पूरा सुनना ही पड़ता है। तो ये कठिन कार्य मैं उनकी कृपा से कर सका हूँ। इस सत्र में 8 प्रपत्र पढ़े गए। मुझे भी सारांश ही रजू करना है। 2-3 प्रपत्र का बात मैं करता हूँ। बहुत अच्छे तरह से लिखे गए, पढ़े गए, और 2 बात नए छात्रों को बताना भी चाहता हूँ कि जब हम यहाँ आते हैं प्रपत्र पढ़ने के लिए तो क्या क्या पूर्व तैयारी होनी चाहिए। जैसे हमें हमारे गुरु सिखाते थे, तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 बातें उनको भी मैं प्रवाहित कर दूँ। 2 पत्र पढ़े गए सोलापुर विद्यापीठ से। एक झाई शशांक दोषी जी ने प्राकृत सुक्तियाँ और उनमें मौलिक संदेश, ऐसा शीर्षक लगा के प्रपत्र पढ़ा। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही। बहुधा यहाँ गुजरात में संस्कृत अभ्यासक्रम में नीति शतक ऐसे सुभाषित पढ़ाए जाते हैं। प्राकृत के सुभाषित बहुत ही कम हमारे ध्यान में आते हैं, मगर आज देखा तो उन्होंने जो बातें संस्कृत सुभाषितों में बताई गई है वही प्राकृत में भी कुछ भिन्न भिन्न शब्दों के आधार पर बताई गई है। जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, क्षमा, इच्छा, आचार्य और गुरु शिष्य का जो संबंध है उसके आधार पर लक्ष्मी प्राप्ति, पुरुषार्थ। तो यही हमारे सुभाषितों में भी ये बताया गया है कि कैसे लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, कैसे पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा है। एक उदाहरण मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे वालू से तेल निकाला नहीं जाता है, तो ये धर्मोपदेश के लिए ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ये हरिदेव रचित मयण पराजय चर्यु में, जहाँ पर नीति शतक में वही उदाहरण मूर्ख को न समझाने की परिस्थिति में बताया गया है कि मगर के मुख से हम मोती निकाल सकते हैं, रेती से कभी तेल भी निकाल सकते हैं, कभी ससक के श्रृंग भी मिल सकते हैं, मगर किसी मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता। अशक्य बात हो सकती है, मगर मूर्ख को समझाना तो उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो ये भेद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और नए छात्रों को मैं ये बताना भी चाहूँगा कि आप भविष्य में ऐसा भी शोध पत्र तैयार कर सकते हैं कि प्राकृत सुभाषित और संस्कृत सुभाषित उनकी तुलना कीजिए। तो बहुत 5-6 सूक्त लीजिए, 5-6 श्लोक लीजिए और उनमें कीजिए, तो जैसे उसमें दिशा जो बहुत अच्छी दिशा आपको मिल सकेगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुहावरे, कहावतें भी उनमें मिल जाती हैं। उसके संदर्भ में एक बात मैं हमारे विद्यार्थी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कितना गलत चल रहा है, कहावतें कितनी गलत चल रही है। जैसे कि एक गुजराती में एक कहावत है, ना मामा करता काणा मामा सारा। ये कहावत गलत है। मामा न होने से जो काणा मामा होता है वो अच्छा है, ऐसी गुजराती कहावत है, मगर ये कहावत ही गलत है। अगर काणा मामा है तो ना मामा बोला ही नहीं जा सकता। ना मामा करता काणा मामा सारो। मामा કાણા છે તો ભાઈ મામા છે જ, ના મામા કહેવાય જ નહીં. ખરેખર વાત ત્યાં એવી છે કે कहना मामा अच्छा, कहना यार मुँह बोला मामा होता है वो अच्छा है। काणा शब्द का उल्लेख ही नहीं है वहाँ पर, मगर हम चलाते हैं। ऐसे हिंदी में एक कहावत है, अकल बड़ी के भैंस।
भैंस है ही नहीं। अकल बड़ी के बहस, ये शब्द बहस शब्द है वहाँ पर, मगर हम चलाते हैं अकल बड़ी के भैंस। भैंस और अकल के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। कहना क्या है, अकल बड़ी के बहस। तो छात्रों को ये भी एक विषय मिल सकता है कि हमारी कहावतें कितनी सही है और कितनी गलत है। ગુજરાતીમાં આપણી આરતી ચાલે છે, એ વિષય બહાર છે છતાં પણ આપનું ધ્યાન દોરી દઉં છું। એકાદશી અગિયારસી કાત્યાયની કામા આવે છે ને પંક્તિ અંબામાની આરતીમાં, એકાદશી અગિયારસી કાત્યાયની કામા। એકાદશી ને અગિયારસી કોઈ મેળ જ નથી ખાતો। એકાદશીનો અર્થ જ અગિયારસી છે। એકાદશી અઘ્નાસીની શબ્દ છે ત્યાં। एकादशी अघनासिनी कात्यायनी काम। अघस यानी पाप। जो 11 होती 11सी हम 11 करते हैं तो वो पाप नासिनी है, मगर हम एकादशी 11सी चलाते हैं। ये पर्दे का मतलब क्या है कि जो समाज में गलत चल रहा है उसको समाज के सामने रखे कि ये सही बात है। अगर कंप्यूटर में एक डॉट भी हम गलत लगा देते हैं तो वेबसाइट खुलती नहीं है। फिर हम बोलते हैं कि हमारे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। आप बोल रहे एकादशी 11सी, तो माता जी बोलेंगे कि भाई ये तो बात ही गलत है। अगर कंप्यूटर में एक डॉट गलत हो जाए तो वेबसाइट नहीं खुल रही है तो आप कहें नहीं ये तो नहीं चलेगा, मगर ये वो पूरा शब्द गलत बोलते हैं तो वो चलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। संशोधक को ये बात सही रखनी चाहिए। सुबह मैंने कहा था कि कारकार से आपको पढ़ना चाहिए, वैसे ऐसे शब्द भी आपको अच्छी तरह से ढूंढना चाहिए। तो ये बात मुझे लगी कि हमारे छात्रों को बताया जाए। सोलापुर से दूसरे जो प्रपत्र पढ़ा गया, मनीषा शीतल काड़प्पा जी, उन्होंने प्राकृत साहित्य में पर्यावरण रक्षण और उपाय दिए गए। तो पर्यावरण की बात बहुत सरलता से उन्होंने बताई और एक शब्द उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि संयत जीवन से पर्यावरण का रक्षण हो सकता है। हम बोले कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पेड़ लगा तो देते हैं मगर उसका पालन पोषण नहीं होता है। इससे अच्छा है कि जो हमारे हाथ में है वो कीजिए। संयत जीवन यानी इतना ही भोजन खाइए कि जितना हमें ज़रूरत है, इतना ही भोजन बनाइए जितना आवश्यक है। ज़्यादा बनाएंगे तो फेंका जाएगा तो वो पर्यावरण को नुकसान करेगा। जैसे हम एक चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट का रैपर बाहर फेंकना नहीं है, हमारे खीसे में रख दीजिए और जहाँ कूड़ादान मिले वहीं डाल दीजिए। इतना करेंगे तो भी पर्यावरण के रक्षण में हमारा कुछ योगदान हो सकेगा। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक जगह मैंने बात सुनी थी कि इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है तो उसके लिए आयोजन करने के लिए एक कमेटी बिठानी पड़ेगी और कमेटी को वो कैसे बचानी है उसको लगाने के लिए 1 महीना लगेगा और उसको प्रचारित करने के लिए पूरा प्रेस लगेगा। मगर इलेक्ट्रिसिटी बचानी है तो कितनी सेकंड लगेगी? 1 ही सेकंड। हमें खड़े होकर सिर्फ लाइट बंद करनी है। तो हमसे शुरुआत की जाए। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं मगर अमल में बहुत कम लाया जाता है। उन्होंने भी बहुत अच्छा गृहस्थाश्रम की शिष्टाचार की भी बात की। तीसरा प्रपत्र पढ़ा गया, प्रतिमा वामन और अंकित रावल जॉइंटली ये प्रपत्र पढ़ा गया है। उन्होंने गाथा समूह को यानी छंद की बात बहुत मैं करूँगा नहीं, क्योंकि सुबह में मोलिया जी ने बहुत अच्छी तरह से एक यति के माध्यम से एक घंटे तक उन्होंने बताया, बहुत डीपली बातें की है। मगर उन्होंने भी ये गाथा की बात 10वें मंडल, प्रथम मंडल महाभारत, तैत्तिरीय संहिता, छंदो मंजरी, वृत्त रत्नाकर, इतने सारे ग्रंथों के आधार पर उन्हें अपनी बात रखी है। प्राजक्ता धर्मराव पुणे से जो पधारे हैं, उन्होंने प्राकृत में अनुस्वार स्थान की स्थिति के संदर्भ में अपना पूरा प्रपत्र सूत्रों के आधार पर पढ़ा, जहाँ पर पूर्ण वर्ण के आधार पर अनुस्वार होता है। गुजराती लवाड़ा लोग बहु मोटी भूलो करे छे। जे अनुस्वार लखे छे पहला तो अनुस्वार बोलता ज नहीं। शिक्षकों पण भूलो करे छे। माथे मींडू एवो शब्द वापरे छे, तो आपणे अनुस्वार बोलवुं जोईए। अने एक सिम्पल लॉजिक छे अने सिम्पल तर्क आपी दो तमे एमने तो क्यारे ए भूल नहीं करे। मोटे भागे आपणे संबंध करीए छीए कि मारा दीकरीनो संबंध करवानो छे। संबंध नथी, संबंध शब्द छे। अने एटલું જ याद राखवानुं कि जे बोलीए छे ए ज लखवानुं छे, तो कशी भूल ज नहीं थाय।
સંબંધમાં બંને માથે અનુસ્વાર કરવાની જરૂર જ નથી. સમ બોલ્યો તો મ લખો, ન બોલાયો તો ન લખો. જે બોલાય છે, ઇંગ્લિશમાં આપણે ખાસ કહેતા હોઈએ છીએ ને કે પ્રોનાઉન્સિએશનની ભાષા નથી, એમ કે જેવું બોલાય છે એવું લખાતું નથી. કેટલીક જગ્યાએ સાયલેન્ટ કહી દે છે, કેટલીક જગ્યાએ પૂછવાનું નહીં એવું કહી દે છે, કેટલીક જગ્યાએ આવે પરંપરામાં. આપણે સંસ્કૃત એકમાત્ર ભાષા એવી છે આખા વિશ્વમાં કે જેવું બોલાય છે એવું જ લખાય છે. जैसा बोला जाता है वही लिखा जाता है. जैसे हमने क को क बोला है तो कहीं पर भी जाइए, किसी भी काल में जाइए तो क को क ही बोला जाएगा. तो संबंध में जैसे बोला जाए, दंत बोलते हैं तो न बोला है, दंड बोला जाता है तो वहाँ पर अण लिखा जाता है. मगर हम क्या करते हैं, अनुस्वार ही लगा देते हैं. तो जैसा बोला जाता है वही लिखो. શિક્ષક એક જ વાત કહેવાની કે જે બોલાય છે એ જ વસ્તુ લખવાની. તો અનુસ્વારની ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ ભૂલ નહીં થાય. ખાલી એક જ જગ્યાએ ભૂલ થશે, બે જગ્યાએ. અંગ ગુજરાતીમાં નથી અને ય ચ છ જ ઝ ય એ આપણે ગુજરાતીમાં નથી. તો બે જગ્યાએ અનુસ્વાર થશે અને પાછળ યર લવ સ શ શ હ આવશે. આટલી જગ્યાએ જ ફક્ત અનુસ્વાર આવશે, બીજી કોઈ જગ્યાએ અનુસ્વાર આવશે નહીં. तो उन्होंने भी अच्छी बात अनुस्वार के माध्यम प्राकृत में अनुस्वार की स्थिति क्या है वो बताया. નિકિતા એચ ચૌધરી એમણે દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય પછી ગતિ થોડી વધી ગઈ હતી. વિપુલભાઈનો આદેશ હતો એટલે ઉપસંહાર જ વંચાયો છે, એટલે બહુ મારા સાંભળવા પણ નથી આવ્યું. એટલે હું પણ એ વિષય ખાલી બસ એ મિત્રોને એટલું જ ખાલી કહેવા માગું છું કે આપણે જ્યારે પેપર રજૂ કરવા આવતા હોઈએ ત્યારે એને સ્ટેપલર કરીને ના આવશો. જ્યારે પેપર રજૂ કરો ને ત્યારે સ્ટેપલર નહીં કરવું. આપવાનું હોય એને સ્ટેપલર કરવાનું, પણ આપણે પત્ર વાંચતા હોય ત્યારે છૂટું રાખો. એને ઊભા હોય ત્યારે સીધું નીચે જવા દો. તમે આમ કરો એટલે આ માઇકમાં એ અવાજ પકડી લે છે. એટલે એક પેપર જાય તરત નીચે મૂકી દો, બીજું પેપર જાય તરત નીચે મૂકી દો. અને એક પેજ ઉપર આગળ પાછળ ક્યારેય નહીં લખવાનું. રેફરન્સ લખો, સીધો નીચે જ આવે. મોટે ભાગે રેફરન્સ બધા પાછળ લખતા હોય છે, પાદ ટીપ એ નહીં કરવા. દરેક રેફરન્સ દરેક પેજની નીચે જ લાવો. કન્ટિન્યુએશન રાખો. અમારા ભટ્ટ સાહેબ એવું કહેતા કાયમ કે તમે કઈશું પણ વસ્તુ લખો છો ને ત્યારે વાચક વાંચે છે ત્યારે વાચક તમારી પર ઉપકાર કરે છે. जो पढ़ता है हमारा लेख तो हम पर उपकार करता है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको इतनी सहूलियत दीजिए. आपने रेफरेंस लास्ट में प्रकरण के लास्ट में दिया है, कोई जाएगा नहीं देखने के लिए, मगर अगर नीचे ही लिखा है तो वो तुरंत ही पढ़ लेगा. अगर वो तुरंत पढ़ लेगा तो उसको बात समझ में आ जाएगी. तो कंटिन्यूएशन रेफरेंस लिखिए, एक पेज पर लिखिए और यहाँ पर आकर अच्छी तरह से अपना प्रपत्र रजू करिए. और जब फास्ट होता है तो क्या करना है, हमें पूर्व भूमिका निकाल देनी है. जो टाइटल है उसी पर सीधा चले जाओ. और उपसंहार में भी उपसंहार मैंने दो तीन उपसंहार पढ़े तो उपसंहार में ही पूरा प्रपत्र रिपीट होता है. जो बात आप आगे की है वो करनी नहीं है, मगर जो कंक्लूजन क्या कहना है तो वो बातें की जाती है. तो वो अपना प्रपत्र अच्छी तरह से लोग सुन पाते हैं. मैं भी ऐसे ही सीखते सीखते यहाँ पर पहुँचा हूँ. आपकी भी ये गति हो ऐसी शुभकामना देखते हुए पूर्ण करता हूँ. नमस्कार.